ठीक है। सो एच टी एम एल में थे हम लोग, है ना। एच टी एम एल में हमारा कुछ 8 टॉपिक हो गए थे पैराग्राफ तक के, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। ठीक है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, सेमेंटिक टैग्स, ये कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करने वाले हैं आज, है ना। और आज हम देखने वाले हैं कि एक एच टी एम एल टैग में स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि एक वेबसाइट में एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, बीच में साइड बार होता है। ठीक है। जैसे अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करूँ, ठीक है। मान लो ये वाली वेबसाइट है। ठीक है। आपको ये वेबसाइट बनाने का टास्क दिया गया है कि ये वेबसाइट बनाना है किसी कंपनी के लिए, है ना। तो आप क्या स्ट्रक्चर रखोगे एचटीएमएल में कि इसको बनाना है? सबसे पहला अप्रोच क्या रखोगे? आपको ऊपर वाले ये सेक्शन बनाने के लिए क्या कौन सा टैग यूज़ करना है? फिर ये वाला सेक्शन बनाने के लिए कौन सा टैग यूज़ करना है? कौन सा टैग को फिर कैसे टारगेट करना है? कैसे उसको स्टाइलिंग देनी है? ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी हम लोग जब एचटीएमएल है, एचटीएमएल में सिर्फ हम लोग इतना देखते हैं कि यार ये बटन ऐड करना है, ये टेक्स्ट ऐड करना है, इमेज या वीडियो ऐड करना है, तो हम कौन से टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है। कौन से टैग का यूज़ करेंगे, ये पढ़ना एचटीएमएल कहलाता है। ठीक है। और उस टैग का यूज़ करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है उसको कैसा दिखाना है वो कहलाता है सीएसएस। ठीक है। तो अभी सीएसएस वाली प्रॉब्लम हम लोग नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं एचटीएमएल वाली प्रॉब्लम। ठीक है। तो अगेन जो ऊपर वाला सेक्शन होता है ये वाला, है ना, इसको बोलते हैं हेडर। फिर जो ये बीच वाला सेक्शन होता है इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन या बैनर सेक्शन। ठीक है। फिर यहाँ से कंटेंट स्टार्ट हो जाता है, कंटेंट नीचे तक चलता है। ठीक है। फिर लास्ट में होता है फुटर। फुटर इन द सेंस कि जहाँ पर हम लोग वेबसाइट के लिंक्स वगैरह शेयर करते हैं, है ना। जैसे कनिक शिक्षा की वेबसाइट है। ठीक है। तो ये वाला जो मेनू बार होता है वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये है आपका हेडर। ठीक है। और ये नेविगेशन बार। ठीक है। फिर ये बैनर सेक्शन या हीरो सेक्शन होता है जहाँ पे कंपनी के बारे में या फिर वेबसाइट के बारे में दिया जाता है। फिर यहाँ से कंटेंट स्टार्ट होता है। कंटेंट सेक्शन में 2-3 अलग-अलग सेक्शन होते हैं, स्टैटिक्स, टेस्टिमोनियल्स, ये सारी चीज़ें। फिर जो लास्ट में ये वाला पार्ट बचता है इसको बोलते हैं फुटर। फुटर में 3 से 4 सेक्शन होते हैं, उसमें आपके इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए रहते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, एड्रेस होता है आपका। ठीक है। और आखिरी में कॉपीराइट सेक्शन होता है। कॉपीराइट सेक्शन इन द सेंस कि इस वेबसाइट में आपका आपने जो कंटेंट यूज़ किया है वो 100% आपके कॉपीराइट एरिया पे आता है, मतलब कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। जैसे इसमें जो इमेजेस यूज़ हुए हैं, ठीक है, इसमें जो सर्टिफिकेट का इमेज है या फिर हम अबाउट अस में जाते हैं। ठीक है। तो जो भी इमेजेस इस वेबसाइट में यूज़ हुए उसमें 100% कॉपीराइट कनेक्ट शिक्षा का है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखते हैं और कैसे इस पे क्रिएट करते हैं। तो एक सेकेंड। ओके। सो आज हमारा है डे 3। ठीक है। 2 प्रोजेक्ट हमने बना लिया 2 दिन में। ठीक है। अब हमारा डे 3 है ना। एक काम करते हैं, इसको ना एचटीएमएल वाले फ़ोल्डर पे करते हैं। देखो यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, ये फ़ोल्डर वाला, है ना। यहाँ पे मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, एचटीएमएल। ठीक है। यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया एचटीएमएल का और इसके अंदर मैं सारी क्लासेस को डाल देता हूँ। एक सेकेंड। ठीक है। तो ये फ़ोल्डर के अंदर चलेगा। तो एचटीएमएल की जितनी भी क्लासेस हैं वो इसके अंदर लगेगा और जैसे ही हम लोग सीएसएस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो सीएसएस की क्लासेस वो उसके अंदर होगी। ठीक है। तो और इस एचटीएमएल के अंदर एक और मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो इस फ़ोल्डर के अंदर मैं ये और ये दोनों क्लासेस को प्रोजेक्ट को डाल देता हूँ। तो ठीक है, ये फ़ोल्डर्स हैं। ठीक है। और एक और अपन लोग इसके अंदर क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं लेक्चर्स। लेक्चर्स। ठीक है। और इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग क्लासेस डाल देते हैं। ओके। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये एचटीएमएल। ठीक है। एचटीएमएल के अंदर यहाँ पे लेक्चर्स हो गए और ये प्रोजेक्ट्स हो गए। तो आप लोग भी अपने सिस्टम पे ऐसा स्ट्रक्चर बना देना। ठीक है। ताकि आपको बाद में एक्सेस करने के लिए रेडी रहे। ठीक है। और बाद में फिर आप दूसरा फ़ोल्डर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे फिर क्लिक करना और यहाँ पे सीएसएस का फ़ोल्डर बना लेना और फिर सीएसएस में भी एक लेक्चर का और एक प्रोजेक्ट्स का। ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट में भी एक लेक्चर का, एक प्रोजेक्ट्स का। ओके।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग D3 लिखते हैं लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पे देखो ये फाइल बनाने के लिए फ़ोल्डर, तो अभी फ़ोल्डर नहीं बनाना है हमको, फाइल बनाना है, तो इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे D3.html, एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे D3 आ गया, कट कर देते हैं बाकियों को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने इसे +1 करे, D3 के सेव कर दिए। यहाँ पे हम लोग ने लिखे H1 के अंदर D3 और गो लाइव करके देखें। यहाँ पे नीचे पे गो लाइव लिखा हुआ है, वो किया, ओके। हमारा सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो अब इसका काम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों को करना है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। आप में से एम एस वर्ड चलाया सभी ने? एम एस वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एम एस वर्ड किस किस ने चलाया? ठीक है, रोशनी ने चलाया। बाकी लोगों ने एम एस वर्ड नहीं चलाया क्या? चलाया होगा यार एक आध बार तो आप लोगों ने। क्या कहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का, यहाँ पे वर्ड लिखते हैं ना हम, ये वाला, ठीक है। कभी तो आप लोगों ने इसको एडिट वगैरह किया होगा। तो इसमें जो ऑप्शंस होते हैं ना, रुक एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, नहीं ये नहीं, ये, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे, जैसे कोई मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, ठीक है। अ, और इस पे ऊपर पे ऑप्शन दिए रहते हैं कि यार मुझे ना साइज़ बड़ा करना है, साइज़ छोटा करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग थॉट, ठीक है। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं एमएस वर्ड के, ठीक है, इसको अगर हमको कोडिंग में यूज़ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा कनेक्ट शिक्षा, ठीक है। कनेक्ट शिक्षा लिखा मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे अगर मैं बोल्ड करता हूँ तो देखो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, है ना। अगर मैं इसमें इटैलिक करता हूँ, आई टैग लगा के, तो इटैलिक हो गया, ठीक है। इसमें मैं अंडरलाइन लगाता हूँ तो देखो नीचे पे एक अंडरलाइन आ गया, ओके। फिर इसमें अगर मैं स्ट्रिंग डॉट करता हूँ तो देखो इसके बीच से एक लाइन आ गई, ओके। इसमें मैं सुपर स्क्रिप्ट करता हूँ, ठीक है, सबस्क्रिप्ट, सॉरी, सबस्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, नीचे पे लिखा आ रहा है, ठीक है। और अगर इसमें मैं सुपर स्क्रिप्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर पे लिखा आता है, ठीक है। अगेन मैं ये सारी चीज़ों को कोडिंग से करके हम लोग देखते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ टैग है जिनका यूज़ हम लोग एचटीएमएल में, ये वाले जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहते हैं, इसको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं ये टैग को एक बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इन टैग के बारे में अक्सर पूछा भी जाता है, ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं, सेव करते हैं, ओके। सो ये कमेंट किया है हमने, अगर ये कमेंटेड है तो ये क्या होगा, दिखेगा नहीं वेबसाइट में, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक कमेंट ही है ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। तो ये रहा आउटपुट स्क्रीन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोल्ड के बारे में। बोल्ड के बारे में कैसे, जैसे मेरे पास कुछ वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, कनेक्ट शिक्षा, कनेक्ट शिक्षा लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कनेक्ट शिक्षा, देखो एक पैराग्राफ लिखता हूँ मैं, ठीक है। पैराग्राफ में कनेक्ट शिक्षा की वेबसाइट से निकालता हूँ, और ठीक है ये, क्या आप भी आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। इस पे हम लोग अभी सारे एलिमेंट लगाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो ध्यान से देखना। और क्या चीज़ होता है इसमें, एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी रेडी होता है, तो वो मैं बताऊंगा कि कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस मुझको इस वाले पार्ट से भी पूछे गए थे कभी, है ना। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के इंटरव्यू क्वेश्चन इसी इन्हीं सब टॉपिक्स में से आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आएगा बोल्ड, ठीक है। बोल्ड मतलब क्या होता है, जैसे
एक पैराग्राफ है, उसमें कुछ पार्ट है जिसको आपको हाईलाइट करना है या बोल्ड दिखाना है, तो उसको आपको क्या आप क्या करते हो, उसको बी टैग के अंदर डालते हो। बी टैग मतलब यहाँ पे मैं गया, स्पेस करके बी लिखा, ठीक है, एंटर करा, ठीक है, तो यहाँ पे बी टैग हो गया। अब इसको ओपन तो आपने कर लिया, मगर इसको क्लोज आप वहाँ करोगे जहाँ आप चाहते हो, जैसे कनेक्ट शिक्षा यहाँ पे आपने क्लोज करोगे, ठीक है। तो क्लोज जहाँ पे करोगे वहाँ पे क्या होगा कि ये स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है, क्लोज यहाँ पे हुआ है, ठीक है, और सिर्फ बोल्ड क्या हुआ, ये कनेक्ट शिक्षा बोल्ड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई आ रहा है यूजर, उसको अटेंशन उसका कहाँ पे जाएगा, अच्छा कनेक्ट शिक्षा इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट स्टडी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज होता है बोल्ड करने के लिए, ठीक है। अब सेकंड चीज होता है स्ट्रॉन्ग, ये दोनों भी सेम चीज के लिए होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब भी बोल्ड ही होता है, ठीक है, बट दोनों में एक अंतर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग करने के बाद भी क्या हुआ, वो बोल्ड ही रहा, मगर स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में अंतर ये है कि ये एसईओ फ्रेंडली है, एसईओ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया एसईओ क्या होता है, ठीक है, तो कोई जानता है एसईओ क्या होता है वेबसाइट में, एसईओ, ठीक है। कोई इसका मतलब किसी ने पहले सुना होगा या फिर इसके बारे में कोई जानता हो, कोई जानता है एसईओ के बारे में? ओके, रोशनी बताओ क्या होता है एसईओ? भैया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, और ये किस लिए यूज़ होता है? सर ये गूगल के लिए यूज होता है, गूगल में यूज होता है कि हमारी वेबसाइट मतलब सबसे टॉप पे आना चाहिए, उसके लिए यूज होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ठीक है, परफेक्ट, सही है। देखो जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, सर्च इंजन जैसे आपको पता है सर्च इंजन गूगल है, बिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई वेबसाइट आप सर्च करते हो, ओके, जैसे आपको सर्च करना है कि आपको एचटीएमएल सीखना है ना, तो लर्न एचटीएमएल करके मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे जिसने लर्न एचटीएमएल कीवर्ड को टारगेट किया होगा, ठीक है, तो उसकी वेबसाइट आ रही है, जैसे W3 स्कूल है, इसने टारगेट किया, ये सबसे ज़्यादा विजिट कर किया जाता है। ओके, एक सेकंड, ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया लर्न एचटीएमएल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जैसे ही विजिट किया, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली वेबसाइट आई एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स, ठीक है, उसके बाद फिर लर्न एचटीएमएल, फिर यहाँ पे जितने भी वेबसाइट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये लोग ऊपर कैसे आ रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो कि इन लोगों ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया है। एक टॉपिक पर हजारों वेबसाइट होती है, मगर हमको कितनी दिखती है, ऊपर के 10 वेबसाइट से, मतलब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक के 10 वेबसाइट है, ठीक है। मगर एच में कितनी वेबसाइट होगी, अगर आप लोग यहाँ पे 10वें नंबर की वेबसाइट में जाओ, ये तो पहले नंबर का पेज है, अगर आप 10वें नंबर के पेज में जाओ, तो देखो यहाँ पे भी वेबसाइट्स है, ठीक है, 10वें नंबर के पेज में भी वेबसाइट्स है, मगर ये वेबसाइट्स ऊपर क्यों नहीं आ रही? ऊपर इसलिए नहीं आ रही है वेबसाइट, क्योंकि इन वेबसाइट्स का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सही तरीके से नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, आप वेबसाइट तो बना लोगे, मगर आप चाहोगे कि वो वेबसाइट आपके पहले ही रैंक में करे, ठीक है, तो उसके लिए आपको वेबसाइट कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी जो कि सर्च इंजन यानी कि गूगल को एकदम से समझ में आए और गूगल के अकॉर्डिंग बने, ठीक है। तो गूगल जो टैग को चाहता है कि जो उसके वेबसाइट को रैंक कराने के लिए अवेलेबल हो, ठीक है, तो वो टैग का आपको अपनी वेबसाइट में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। सेकंड, स्ट्रॉन्ग टैग हम बोल्ड दोनों तरीके से करते हैं, मगर स्ट्रॉन्ग टैग से क्या होता है, गूगल के जो क्रॉलर होता है उसको पता चलता है कि यार ये जो टेक्स्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर कोई वेबसाइट में अगर तुमने स्ट्रॉन्ग के अंदर आपने कनेक्ट शिक्षा लिख दिया, ठीक है, तो जब भी कोई कनेक्ट शिक्षा सर्च करेगा तो ये वेबसाइट को ये ऊपर लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि उसको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है और जो सर्च कर रहा है यूजर उसको भी वो चीज़ चाहिए, तो ये दोनों चीज़ मैच करेगी और आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी। अगर नॉर्मल तरीके से यहाँ पे बी टैग में या कुछ और टैग में लिखा हुआ है तो वो ऊपर नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा कोशिश करना कि आप इम्पोर्टेंट या एसईओ फ्रेंडली टैग का यूज़ करो, ठीक है, एक चीज़ हो गया। सेकंड, इटैलिक होता है, ठीक है। इटैलिक मतलब क्या होता है, जैसे आपने आई लिखा, आई टैग, और उसके अंदर कुछ भी चीज़ लिखा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने आई टैग के अंदर कुछ चीज़ लिखा, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ अंदर, हाँ, आपने आई टैग के अंदर कुछ लिखा, वो देखो वो इटैलिक फॉर्म में आ रहा है। इटैलिक मतलब कि साइड से झुका हुआ, ठीक है, कल भी हम लोगों ने इस चीज़ का यूज़ किया था। तो इटैलिक करने के लिए आई टैग है और सेकंड वाला है ईएम टैग, ठीक है। तो ईएम टैग अगेन एक नया टैग है जो HTML5 में आया है, इसका काम भी इटैलिक करना है, मगर ये जो टैग है एम्फेसाइज करता है, एम्फेसाइज मतलब कि ज़्यादा जोर देता है उस पैराग्राफ में कि ये जो
चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यार वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल स्टूडेंट प्रॉब्लम, ठीक है? इसको मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको आई-टेक के अंदर डाल दूँगा या ईएम टेक के अंदर डाल दूँगा, ठीक है? तो मैंने ईएम लिखा और यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया, ओके? और यहाँ पे मैंने एंड कर दिया, ओके? तो यहाँ पे आप देखोगे कि इतना पार्ट जो है वो अलग से इटैलिक है, अलग है, ठीक है? और इस पे भी आपका फ़ोकस जा रहा है, ठीक है? ये चीज़ हो गया। थर्ड होता है मार्क टैग, ठीक है? मार्क टैग क्या होता है, जैसे मुझे इतने भाग को सिलेक्टेड बताना है, ठीक है? जैसे कोई पढ़ रहा है, पैराग्राफ पढ़ रहा है, अब लंबे-लंबे पैराग्राफ होते हैं, हम लोग यूजुअली पढ़ नहीं पाते, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो जैसे मुझे फास्टर ड्राइंग को मुझे क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मार्क टैग लगाऊँगा, ठीक है? 1 सेकंड, मार्क, और इसको एंड वहाँ करूँगा जहाँ पे मैं चाहता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे देखो इतना पार्ट जो है वो हाइलाइटेड हो जाता है। हाइलाइटेड इन द सेंस कि जैसे आपके पास बहुत लंबा पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में आप कुछ वर्ड को हाइलाइट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वहाँ पे आप मार्क टैग लगा दोगे। मार्क टैग से क्या हो जाएगा, उतना पार्ट हाइलाइट हो जाएगा, ठीक है? बस याद रखना कि आपको कहाँ पे ओपन करना है इसको और कहाँ पे क्लोज करना है, और इसके बीच में जो वर्ड होंगे वही उसको हाइलाइटेड दिखाएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया मार्क टैग के बारे में। अब स्मॉल टैग क्या होता है? स्मॉल टेक होता है कि जैसे एक पूरा का पूरा ये पैराग्राफ है, ठीक है? इस पैराग्राफ में आपको अगर इतना पार्ट जो है वो स्मॉल दिखाना है, मतलब जो यूजुअली जो पैराग्राफ की लेंथ है उससे थोड़ा छोटा दिखाना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, स्मॉल टैग का यूज़ करोगे, ओके? तो कैसे करोगे आप? आपने लिखा स्मॉल, ठीक है? बिग टैग भी होता है और इसके बीच में लिखा है। देखो ये जो टियर 3 है ना, ये बाकी सिटीज़ और ये जो लिखा हुआ है इससे छोटे इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे स्मॉल टैग का यूज़ होता है, ठीक है? ओके। एक मैसेज आ रहा है, एक सेकंड। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिलीट, ठीक है? तो मान लो आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हो जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है। ई-कॉमर्स वेबसाइट इन द सेंस कि जिसमें कुछ ना कुछ सेल होता है, ठीक है? तो जैसे मैं फ्लिपकार्ट सर्च करूँ, फ्लिपकार्ट, ठीक है? फ्लिपकार्ट में गया मैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने कोई चीज़ सर्च करी, जैसे ये मोबाइल है। अब यहाँ पे देखो इसका प्राइस कैसे बता रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 20,000 कट होकर 15,000 में मिल रहा है ये, ठीक है? 20,999 कट होके 15,999 का मिल रहा है, ठीक है? तो अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है? इस पे क्लिक करते हैं। कोई आप वेबसाइट बना रहे हो और इस पे ऐसा कुछ बनाना चाहते हो कि ये यहाँ से कट हो जाए और यहाँ पे ऐसे दिखे, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ठीक है? आप आगे जाके ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, है ना? तो ये बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, चलो ऐसा कुछ बनाते हैं किधर क्या, ये है ना, कि कनेक्ट शिक्षा का कोर्स मान लो 5,000 का है, बट मैं इसको कट करके कर रहा हूँ 4,999 का, ठीक है? तो कैसे करेंगे, पहले लिखा मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग टैग में या बोल्ड टैग, यहाँ पे बोल्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग में वो चीज़ लिखना जिसको आप रैंक कराना चाहते हो गूगल पे, ठीक है? 4,000 को तो रैंक नहीं कराना चाहते तो उसको बोल्ड में लिख सकते हो आप, ठीक है? तो मैंने लिखा 4,999, ठीक है? ये लिख दिया मैंने, ठीक है? बट मैं एक और इसके साइड में लगाना चाहता हूँ। इसके साइड में मैं लिखूँगा DL, डिलीट, ठीक है? और इस पे लिखूँगा 5,000 रुपीज़, ठीक है? तो 5,000 कट होकर वो चीज़ मुझे मिल रहा है कितने पे, 4,999 रुपये, ठीक है? भारी डिस्काउंट, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो उस पे ऐसे कुछ बना सकते हो कि जो टैग को आपको कट करके लिखना है उसको DEL में लिखोगे, ठीक है? और जिस टैग को आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड या बोल्ड दिखाना है उसको B टैग में भी लिख सकते हो या स्ट्रॉन्ग टैग में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए ये वाला टैग यूज़ होता है, ओके? ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। दूसरा INS टैग, ठीक है? INS टैग का यूज़ किसी को पता है किस लिए होता है? एनीवन? रोशनी आपको पता है INS टैग का यूज़ क्यों होता है? इंसर्टेड टेक्स्ट, नहीं भैया। ओके, ठीक है।
मैं बता देता हूँ। अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है? जैसे आप कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आप चाहते हो कि किसको करें? आप चाहते हो कि ये जो कनिक शिक्षा है ये अंडरलाइन हो जाए, ठीक है? या हाँ, ठीक है, यही करें। तो कनिक शिक्षा में हमने स्ट्रॉन्ग तो कर दिया, बट इसमें अंडरलाइन करना है तो आप लिखोगे INS, ठीक है? सॉरी, IN, ओके। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग के अंदर INS यूज़ हुआ है, ठीक है? और फिर हम लोग इसको यहाँ से कट करते हैं और एंड वहाँ करते हैं जहाँ पे हमको अंडरलाइन करना है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये इसके नीचे एक लाइन आ गई है और ये अंडरलाइन होता है, ठीक है? तो वैसे तो यू टैग से भी होता है, ठीक है? यू टैग से भी होता है, उससे भी अंडरलाइन होता है, और INS टैग से भी होता है अंडरलाइन, सॉरी, INS टैग से भी होता है अंडरलाइन। बट आपको पता है INS टैग यूज़ करना है, यू टैग ही नहीं करना है, क्योंकि ये वाला भी एसईओ के लिए है, ठीक है? ये वाला भी एसईओ के लिए है, एम्फेसिस वाला भी, ठीक है? और ये स्ट्रॉन्ग टैग, ये दोनों एसईओ के लिए है। तो क्वेश्चन अगर पूछा गया कि बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या अंतर है, तो आप बोलोगे कि जो बी टैग है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है, मगर स्ट्रॉन्ग टैग बोल्ड तो करता है, बट ये एसईओ फ्रेंडली है। ये सर्च इंजन को बताता है कि जो इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है? इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि उस पे ज़्यादा फोकस करना है, और वो हमको हेल्प करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, जिसमें हमारी वेबसाइट रैंक करती है कीवर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है? ऐसा आपको आंसर देना है, तो फिर इंटरव्यूअर को लगेगा कि ठीक है, आपने थोड़ा डीप जाके उस चीज़ को पढ़ा है, ओके? लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और दो इंपॉर्टेंट हमारे पास टैग है। एक का नाम है सुपरस्क्रिप्ट और एक का नाम है सबस्क्रिप्ट, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना? तो सुपरस्क्रिप्ट का नाम, नहीं, आप लोग ने, सॉरी, सुपरस्क्रिप्ट का पहले यूज़ करना सीखते हैं, ठीक है? सुपरस्क्रिप्ट, तो आप लोगों ने ये मैथ्स वाले जितने लोग हैं, ठीक है, उन्होंने ये वाला फॉर्मूला पहले देखा होगा, A+B का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्या होता है इसका आगे? किसी को पता है? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर, या नहीं? +2 ओके, ठीक है, +2AB, ओके। तो ये तो सही नहीं है, सही सही मतलब ऐसे तो सही लिखे हम लोगों ने, बट ये स्क्वायर नहीं लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि A+B पुस्तक फिर टू टू है ना? तो स्क्वायर के फॉर्म में अगर हमको दिखाना है, तो जो सुपर स्क्रिप्ट है, अरे कौन क्लिक कर, ठीक है, जो सुपर स्क्रिप्ट है उसको हमको क्या करना होगा, SUP वाला टैग में लिखना पड़ेगा। जैसे ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, SUP, ठीक है? तो SUP लिखे हमने, ठीक है? इसके अंदर हमने 2 लिखा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ आया, ओके? मैं यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ, एक सेकंड में देखता हूँ कौन रुक रहा है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, वो कोई रुक गया था, ठीक है? अभी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा? हेलो, सर वॉइस क्लियर है। ओके, वॉइस क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। अरे वो, मैं इधर रूम से हूँ ना, तो आसपास थोड़ा हल्ला होता रहता है, ठीक है? ठीक है, तो मैं सबस्क्रिप्ट बता रहा था, ठीक है? तो सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट बता रहा था, सॉरी, है ना? सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पे 2 को अगर हम लोग ने इसके अंदर लिखे, तो वो चीज़ क्या होगा, ऊपर आ गया, ठीक है? तो जिस मेंबर को आप लिखोगे वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमको अगर 2 को ऊपर लिखना है, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ SUP सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है? सुपर मतलब ऊपर, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है? और फिर वो ऊपर होता है, और इसको भी हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है? तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB हमारे पास आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करते हैं सेकंड सबस्क्रिप्ट का, ठीक है? तो सबस्क्रिप्ट के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, लाइकली, एक सेकेंड, SUP, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा होगा H2O, ठीक है? पानी का सूत्र होता है, H2O, सॉरी वो नहीं लिखा, हाँ,
तो यहाँ पे H2O तो हम लोग ऐसे लिख दिए, बट हमको यार ये जो 2 है वो नीचे चाहिए, ठीक है? CO2 भी लिखेंगे तो नीचे चाहिए रहेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एक सेकंड, तो क्या कहते हैं, SUP सबस्क्रिप्ट एंड 2 लिखेंगे तो वो नीचे की ओर आएगा। इसके बीच का स्पेस हम लोग ऑफ कर देते हैं, इसके बीच का स्पेस हम लोग ऑफ कर देते हैं। तो देखो, याद रखना, तो हमारे सारे टैग कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे देखो, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे की ओर अगर आपको कभी ऐसी वेबसाइट बनानी होती है और सबस्क्रिप्ट लिखना होता है तो आप लोग उसको सब टैग के अंदर लिखोगे, ओके। सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर की ओर, अगर ऊपर की ओर आप लिखना चाहते हो, ठीक है, तो उसको आप सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिखोगे। डिलीट मतलब बीच से अगर आप कट लगाना चाहते हो तो डिलीट टैग के अंदर लिखोगे, ओके। अगर आप लोग स्मॉल, कोई पैराग्राफ में कोई चीज़ को स्मॉल रखना चाहते हो तो स्मॉल टैग के अंदर लिखोगे, ओके। आई विल कॉल यू बैक यार, ठीक है, ओके। फिर देन कहा था मैं, स्मॉल टैग के अंदर लिखोगे, फिर मार्क टैग, ठीक है। मार्क टैग का मतलब आपको अगर कोई हाइलाइटेड पार्ट बताना है कोई पैराग्राफ में तो वहाँ पे यूज़ करोगे। ईएम टैग का यूज़ होगा जहाँ पे आपको इटैलिक बताना है थोड़ा सा, जैसे कोई पार्ट है जिसको आप लोग को इटैलिक बताना है तो आई टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। और मतलब अच्छा ये होगा कि आप ईएम टैग का यूज़ करें, ठीक है। और अगेन स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ हम लोग बोल्ड करने के लिए करते हैं, मगर आप लोग बी टैग के बदले स्ट्रॉन्ग यूज़ करें तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। एंड और क्या होता है, आईएनएस टैग का यूज़ अंडरलाइन के लिए। तो आई होप इतना फॉर्मेटिंग आप लोग समझ गए होंगे कि इस टाइप से हम लोग कोई भी टैग का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ओके। क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में, है ना? टैक्स से रिलेटेड फॉर, हाँ विजेता कुछ पूछ रहे हो? सर पैराग्राफ अपन ने लिखे तो पीटेक यूज नहीं किए ना, विदाउट पीटेक के भी यूज कर सकते हैं। हाँ, देखो, बीटेक वैसे अपन को यूज़ करना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे एचटीएमएल में क्या होता है, जैसे बॉडी के अंदर आप कुछ भी चीज़ लिखो ना तो वो प्रिंट करना शुरू कर देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई टैग ही लिखेंगे तभी उसके अंदर चीज़ें आएगी। अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो या कोई भी चीज़ ऐड करते हो तो अगर वो बॉडी के अंदर है, ठीक है, और मैंने पहली क्लास में बताया था कि बॉडी मतलब ये वाइट वाला स्पेस, तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो एचटीएमएल में ये अच्छी बात है कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि टैग के अंदर लिखना, टैग तो बस उसको सेव देता है। जैसे यहाँ पे मैंने H1 लिखा, उसके अंदर कुछ चीज़ लिखा, ठीक है, तो एक बड़ा रूप में आया, ठीक है। और वही चीज़ को अगर मैं बिना टैग के बाहर लिखा, H1 के बाहर मैंने यहाँ पे नीचे पे लिखा, ठीक है, तो वही चीज़ आई बट वो बिना सेव के आई, ठीक है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि टैग बस क्या करता है, उसको एक फॉर्मेट में वो करता है, और बाद में हम जब सीएसएस लगाते हैं तो हमको ईज़ी हो जाता है कि यार मुझे अगर कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए मैं किसको सिलेक्ट करूँगा? H1 को सिलेक्ट करूँगा। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं H1 को सिलेक्ट करूँगा। मगर अगर मैंने ऐसे ही लिखा है, तो मैं तो सिलेक्ट ही नहीं कर सकता किसी चीज़ को, क्योंकि ये किसी चीज़ के अंदर नहीं है। तो टैग का काम ये है कि आप किसी भी वर्ड को या किसी भी पैराग्राफ को एक टैग के अंदर स्टक कर दो, ठीक है? या फिर उसको किसी टैग के अंदर रख दो, तो आप लोग उसको आसानी से सीएसएस में क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है विजिता? हाँ सर। सर पीटेग कंटेनर टैग है या नॉन कंटेनर? सर इसलिए पूछी मैं क्योंकि पीटेग को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं, कैसे नहीं, पीटेक को हेलो, यूज, हाँ पीटेक को यूज करने की जरूरत पड़ती है। यूज नहीं कर, पीटेग को क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, ना भी ठीक है। करे नहीं नहीं, आप बताओ कंटेनर और नॉट कंटेनर टैग मतलब क्या समझे, मतलब क्या, मतलब और इस उसका क्या डेफिनेशन होगा? इन द सेंस, मतलब कंटेनर टैग को क्लोज करने, कंटेनर टैग मतलब उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती नॉन हम्म कंटेनर टैग को। हम्म। वही कंफर्म करना चाह रही थी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक हो। जैसे आपके जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं और क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक है। देखो, टैग का मैं डिफरेंशिएट बता देता हूँ, ठीक है, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ एचटीएमएल में। इनलाइन, ब्लॉक, ठीक है, एक होता है इनलाइन टैग, एक होता है ब्लॉक टैग, ठीक है, सॉरी हो गया, ठीक है। एक डिफरेंशिएट ये हो गया। सेकंड होता है आपका सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है, सेल्फ क्लोज, ठीक है। और एक होता है जिसमें
क्लोजिंग टैग भी अवेलेबल होता है, सेल्फ क्लोज नहीं होते, तो नॉन सेल्फ क्लोज बोल सकते हैं उसको, ठीक है। जिसको आप बोल रहे हो कि कंटेनर नॉट कंटेनर, उसको एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। और वैसे तो मैंने कभी सुना नहीं कंटेनर नॉट कंटेनर, ठीक है, बट ठीक है, हो सकता है वो, है ना। तो ये दो टाइप से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले जैसे हम लोग इनलाइन और ब्लॉक की बात करें, ठीक है, तो आगे जाके इनलाइन ब्लॉक का ही होने वाला है, ये है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो देखो यहाँ पे ये वाले जो टैग है, ब्लॉक लेवल टैग जो क्लोज भी होते हैं, जैसे पी टैग हो गया, एल आई टैग हो गया, डिव टैग हो गया, ठीक है। तो ये टैग ब्लॉक लेवल टैग कहलाते हैं। और इनलाइन टैग क्या होते हैं, जैसे एंकर टैग हो गया, कोड टैग हो गया, ये वाले टैग क्या कहलाते हैं आपके, ऐसे टैग जिनको जितनी जगह चाहिए उतनी जगह लेते हैं, ठीक है। और ऐसे टैग जो पूरा का पूरा स्क्रीन ले लेते हैं, ठीक है, तो वो ब्लॉक कहलाते हैं। और जिनको जितनी जगह चाहिए उतनी ही लेते हैं, वो ब्लॉक लेवल कहलाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने जितनी टैग पढ़े वो सारे इनलाइन टैग थे, ठीक है। बट पी टैग और H1 टैग ये सारे इनलाइन है। और इसमें देखो, आप जैसे वी एस कोड पे लिखते हो, ठीक है, पी टैग आपने लिखा और एंटर करा, तो ये देखो क्लोजिंग के साथ आ रहा है। मतलब ये वी एस कोड खुद ही बता देता है कि यार ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है या टैग है, ठीक है। मतलब इसमें इसको एंड करने की या क्लोज करने की जरूरत पड़ती है नहीं, ठीक है। तो पी टैग लिखे आपने, इसके साथ क्लोजिंग टैग आ गया, मतलब इसको करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। आप इमेज टैग लिखोगे, देखो इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं आया, ओके। आप लोग ए टैग लिखोगे और एंटर करोगे, ठीक है, इस पे ऐसा है कि यार इसको क्लोज करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप अगर टैग का पता करना है तो वीएस कोड खुद ही बता देगा, ठीक है। बट जैसे एल टैग है, उनको तो क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ऐसे भी लिख दो तो चल जाता है। नहीं नहीं नहीं, देखो नीचे वाले टैग में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। आप यूएल टैग लिख रहे हो, फिर उसके अंदर एल आई टैग लिख रहे हो, तो देखो इस पे क्लोज करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप बिना एल आई टैग के यहाँ पे लिखना शुरू करते हो, ये ठीक है, फिर आप दूसरा एल आई टैग लगाते हो, ठीक है, इसको क्लोज नहीं करते, इसके आगे ही आप लिखते हो, ठीक है। बट जैसे समझ रहे हो ना, आपको नीचे वाले इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि जैसे आपको मान लो अभी तो आप एक के नीचे एक आ रहा है, मगर आपको सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आप कैसे उसको सिलेक्ट करोगे कि यार इसका एंड ही नहीं पता, तो वो उसको वो कैसे करेगा, फाइंड कैसे करेगा, ठीक है। जैसे आप इसको एक्सपेक्ट करके भी देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो HTML में रेंडर कैसे हो रहा है कि एक एल आई टैग है और उसके साथ फिर ये उसने सेल्फ क्लोजिंग टैग अपने तरफ से लगा दिया है, किसने, ब्राउजर में, ठीक है, कि इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आई है, ठीक है। बट अगर मान लो आप कोई दूसरे ब्राउजर पे काम कर रहे हो, तो क्रोम में, ठीक है, क्रोम का तो ब्राउजर वैसे काम करता ही है, बट ऐसे बहुत सारे टैग हैं जिसमें सेल्फ क्लोजिंग नहीं लग पाता, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यार वी एस कोड हमारी इसमें हेल्प करता है ना। नीचे वाले टैग में रेड कलर से वो अलर्ट देने लगता है कि यार आपने जो यूज़ किया है इस पे क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है, तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे करते हो स्लैश लगाते हो, देखो यहाँ पे सजेस्ट करने लगा कि यहाँ पे क्लोज आएगा, ओके। तो VS कोड का कंपाइलर इतना इंटेलिजेंस होता है कि यार वो बता देता है कि आपको कौन सा टैग क्लोज करना है, कौन सा नहीं, ठीक है। IMG टैग के बाद आपको कभी क्लोज करने के लिए वो सजेस्ट नहीं करेगा। या बहुत सारे ऐसे टैग हैं, जैसे BR टैग होता है। BR टैग क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है, ब्रेक लगाने के लिए, ओके। जैसे आपका HR टैग होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए, ठीक है। तो ये वाले टैग जो है इनका क्लोजिंग नहीं होता, ओके। क्लियर है विजिता? हाँ सर, बट जैसे एल टैग, BR टैग, ये अपने अंदर किसी दूसरे टैग को स्टोर नहीं कर सकते हैं सर? नहीं नहीं, ये लोग को अपने अंदर दूसरे को नहीं रख सकते। सिर्फ ये एक ही बार परफॉर्म होते हैं, मतलब इसके अंदर कंटेंट भी नहीं आ सकता, ठीक है। हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे इस पे, है ना, आगे जैसे ही हमारे पास कुछ टॉपिक्स आएंगे लिस्ट वाले, ठीक है। लिस्ट में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग LI और बाकी टेबल टैग हो गया, तो इन टैग के बारे में और हम लोग डिस्कस करते हैं फिर, है ना, ठीक है। हाँ सर, मैंने इसीलिए कंटेनर कहा, इसीलिए क्योंकि वो जैसे HTML हो गया, हम्म। हेड टैग हो गया, टाइप, बॉडी टैग, ये अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं सर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ओके सर। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। पहले ये कमेंट के बारे में आपको एक और बार बता देता हूँ, ठीक है।
जैसे हम लोगों ने ये वाली चीज़ डिस्कस की, उसके बाद मैं कमेंट के बारे में ये चीज़ बता रहा हूँ कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप सी पढ़ो, पाइथन पढ़ो, जावा पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है, उसमें कमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो कमेंट के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। पहला कि कमेंट यूज़ क्यों होता है, यूज़फुल क्यों होता है। पहला ये है कि कमेंट का यूज़ हम लोग जो डेवलपर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए होता है, ठीक है। डेवलपर मतलब कि जैसे अ, मेरे को अगर मान लो कि यहाँ पे याद रखना है कि जैसे यहाँ से मेरा हेडिंग स्टार्ट हुआ है, या यहाँ पे मुझे कुछ नोट डालना है कि यार अगर मुझे कभी चेंज करना है तो मैं वो चीज़ याद कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक बहुत बड़ा पेज है, मान लो कि इसमें 1000 लाइन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और मुझे याद रखना है कि यार मैंने कहीं ना कहीं इस पेज में ना इंपॉर्टेंट कोड लिखा था, तो मुझे याद नहीं है कि इंपॉर्टेंट कहाँ लिखा था, ठीक है। तो मैं कंट्रोल F करूँगा, ओके, और यहाँ पे सर्च करूँगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 2 जगह इम्पोर्टेंट आ रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो कमेंट की मदद से हम डायरेक्ट उस कोड में पहुँच सकते हैं अगर वो 1000 लाइन का कोड है तो, ठीक है। तो ये चीज़ हेल्प करता है कोडर को, ठीक है। सेकंड है कि यार डीबगिंग के काम आता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका यही है, ठीक है। डीबगिंग मतलब क्या होता है, अभी आपको HTML में तो समझ में नहीं आएगा, जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि यार डीबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जैसे कोई कोड रन करता है, कुछ नहीं करता, मतलब इन द सेंस कि क्या होता है कि जैसे आप लॉजिक लिखते हो जावास्क्रिप्ट में, कई बार वो लॉजिक रन नहीं करता। जैसे आपने बोला कि इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पूरे बैकग्राउंड का कलर आपका क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या एरर्स आ जाए, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीबगिंग का यूज़ करते हैं, ओके। और उसमें हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग ने कमेंट करके देखे तो अच्छा हम सोच सकते हैं, अच्छा इस लाइन पे वो था, क्या था, प्रॉब्लम थी, अब कोड रन हो गया, ठीक है। आपको अगर पता करना है किस लाइन पे कोड है तो आप लोग उस लाइन के कोड को कमेंट करके देखते हो, ठीक है, और फिर उसको रन कराते हो। तो मे बी वो रन कर जाता है, और फिर क्या हो सकता है कि आप लोग उस कोड को फिर मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कौन से लाइन में प्रॉब्लम है, कौन से लाइन में नहीं है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट का यूज़ करते हैं। कमेंट का यूज़ करने के लिए आप कोई भी लाइन को सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल के साथ स्लैश दबाओगे, ठीक है, तो वो चीज़ कमेंट हो जाएगी। कमेंट हो जाने के बाद वो एक्चुअल पेज में नहीं दिखती, आपको कोडिंग में दिखेगा, मगर एक्चुअल पेज में उसका इम्पैक्ट बिल्कुल जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने इतनी सारी चीज़ लिखी थी मगर वो यहाँ पे नहीं आ रही है। जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करूँगा, ठीक है, तो आप देखोगे वो चीज़ वहाँ पे शो होने लगी, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है ना, और उसको कंट्रोल स्लैश करोगे तो अनकमेंट, और कंट्रोल स्लैश करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट की लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस स्लैश, ठीक है, VS कोड के लिए। और कोई मैक यूज़र है तो उसका पता नहीं मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और बस कमेंट का यही है, डीबगिंग सबसे इम्पोर्टेंट डीबगिंग है। और सेकंड है अपने डेवलपर्स को याद करने के लिए, मतलब डेवलपर जो भी होता है, जैसे कोई दूसरा प्रोग्रामर भी आपके कोड में कोड करने आता है तो उसे पता होना चाहिए कि यार अच्छा यहाँ से मैंने फ्रंट एंड का कोड लिखा है, यहाँ पे मैंने HTML का कोड लिखा है। अगर मान लो आपका पेज है, पेज में आप फुटर में कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हो, तो आपने नीचे पे लिखा कि यहाँ पे कमेंट लिख दिया फुटर स्टार्ट, ठीक है, और फिर आपने करा यहाँ पे फुटर एंड, ठीक है, और इन दोनों के बीच में आपने क्या कर दिया, कोड लिख दिया, क्या, फुटर का, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप फुटर बना रहे हो अपना, ठीक है। तो जब भी मैं वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है, और वेबसाइट बनाते समय अगर मुझे फुटर पे चेंजेस करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो कोई दूसरा डेवलपर भी आएगा तो उसको अच्छा पता होगा कि यार यहाँ से फुटर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है। तो अगर मुझे फुटर पे चेंज करना है तो ये वाले कोड में मुझे चेंज करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कमेंट का, ठीक है। तो आई होप कमेंट्स का आपको पता चला होगा। कमेंट लगाने के लिए आपको ये वाला आइकन, फिर स्लैश, फिर डैश डैश, इसका यूज़ करना होता है, ठीक है। सो यही था, है ना। अब आज का आपका टास्क मैं बता देता हूँ आपको क्या चीज़ करना है। पहले तो आपको टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है ना, फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है, क्या रहता है, ठीक है। सेकंड आपको कमेंट्स तो आप लोग यूजुअली यूज़ करते ही हो, ठीक है, तो उसका यूज़ करना है, ओके। और ये जितने भी टैग हैं इनको यूज़ करना है आपको, ओके। एक सेकंड, इससे रिलेटेड एक टास्क तो था मेरे पास।
जहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यूज़ हुई थी, एक वेबसाइट तो थी। ओके, ये वेबसाइट वैसे आप लोगों ने बना लिया क्या? नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज़ हुआ है और डेमो कहाँ पे है आपका? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये पैराग्राफ में बहुत जगह आपका टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग यूज़ हुआ है, फिर ये हेडिंग है, ठीक है। तो आपको ये ऊपर नीचे का नहीं बनाना है, सिर्फ आपको इतना पार्ट बनाना है और यहाँ पे देखो नीचे पे एक एचआर टैग भी है। बट अगर आप लोग अगर ऐसा कुछ बना पाओ, ठीक है, बिना सीएसएस के भी आपको सिर्फ इसमें कंटेंट ऐड करना है, ओके। तो ट्राई करना कि आप अगर ये चीज़ बना पाओ, ये वाला सेक्शन, कि आपको सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग लिखना है, ओके। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ लिखना है और इस पैराग्राफ में आप सारी चीज़ यूज़ करोगे जो आपने आज टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा है, ठीक है। और इसको और अच्छे से आप लोग अपने यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो मैं इसका स्क्रीनशॉट करके आपको सेंड कर दूंगा एज अ टास्क, ओके। ठीक है, तो टास्क आपका डिफाइन हो गया और टॉपिक्स भी आपके आज के डिफाइन हो गए। अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आज के टॉपिक से, सर हाँ हाँ बताइए। नीचे जो आइकन थे फेसबुक इंस्टाग्राम उसको कैसे लाएंगे? आइकन्स, ओके। आइकन का थोड़ा बाद में बताता हूँ, बट ठीक है मैं बता देता हूँ। आइकन अगर आप लोग को यूज़ करना है तो आप जाओगे, एक वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम करके, ठीक है। थर्ड पार्टी हमको वेबसाइट का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप सर्च करोगे फॉन्ट ऑसम सीडीएल, ठीक है, ध्यान से देखना, फॉन्ट ऑसम सीडीएल, ओके। यहाँ पे जाना है, ओके। यहाँ पे जाने के बाद ये जो कोड है कॉपी टैग लिंक, इसको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आपके इस VS कोड में आप हेड टैग के अंदर जाओगे, ठीक है। हेड टैग के अंदर जाने के बाद टाइटल के नीचे इस कोड को पेस्ट कर दोगे, ठीक है। इतना बड़ा जो कोड है वो आ गया। अब यहाँ पे आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट में जितने भी आइकन है उसका यूज़ आप अपनी वेबसाइट में कर सकते हो। तो कैसे यूज़ करना है चलो देखते हैं। आपने अभी सर्च क्या किया था, फॉन्ट ऑसम सीडीएन, राइट? आपने सर्च किया था फॉन्ट ऑसम सीडीएन। तो अब आपको सर्च करना है फॉन्ट ऑसम, ठीक है। जस्ट फॉन्ट ऑसम सीडीएन को हटा देना सेकंड टाइम पे, ठीक है। या फिर नीचे वाली वेबसाइट में भी जा सकते हो, ये भी वही वेबसाइट है, बट एक बार मैं सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉन्ट ऑसम करना है, ये नीले कलर का सिंबल है इसका। यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है। इस वेबसाइट में आप आइकन्स में जाओगे, ओके। और यहाँ पे आपको जो आइकन चाहिए, वैसे तो इसमें आधे प्रीमियम और फ्री है, तो फ्री वाले में हमारा काम हो जाता है वैसे। जैसे आपको फेसबुक का आइकन चाहिए और एंटर करें आपने, यहाँ पे देखो फेसबुक का आइकन आ गया, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक ओपन होगा, यहाँ एक आई टैग, ठीक है। आई टैग में आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। या फिर इसको कॉपी कर सकते हो सिलेक्ट करके, बट जैसे ही आप क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग HTML में यूज़ कर रहे हैं, अगर रिएक्ट में यूज़ करना है तो ऐसे कर सकते हैं, व्यू में कैसे कर सकते हैं, SVG आइकन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको अभी HTML में यूज़ करना है, तो इसको हमने क्लिक किया, कॉपी कर लिया। उसके बाद अपने टैग इस पे गए वेबसाइट में, जहाँ भी आप लगाना चाहते हो वहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया, सॉरी Ctrl+V। तो ये लग गया हमारे पास। अब देखते हैं हमारे पास, ओके, ये फेसबुक का आइकन आ गया। वैसे आप कोई भी आइकन लगाना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, ओके। ये यूट्यूब का आइकन है, ये प्रो वर्जन है, इसको हम लोग नहीं लगा सकते, और ये फ्री वर्जन वाला हम लोग एडजस्टली लगा सकते हैं। क्लिक करना है, कॉपी करना है, ठीक है। और फिर आप बस नीचे लाके पेस्ट कर दो, ठीक है। और आप देखोगे कि वो आइकन उसके साइड में आ गया, ठीक है। तो अगेन मैं वो रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है। और हाँ, अगर आपने ये वाला लाइब्रेरी नहीं लगाया ऊपर पे, ओके, ये जो हमने लिंक कॉपी किया, अगर आप मैं हटा दूँ इसको, ठीक है, तो क्या होगा, वो लिंक वो आइकन नहीं आएंगे, वो लगाने से ही आते हैं, ठीक है। CTL लिंक लगाने से ही आते हैं, तो ये लगाना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अगेन आपको फॉन्ट ऑसम CTL सर्च करना है, ठीक है, ओके, ठीक है। फॉन्ट ऑसम CTL में जाने के बाद लाइब्रेरीज में जाने के बाद ये वाला टैग को कॉपी, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा और फिर वहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। दैट्स इट, यही है इसका
मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, इसका फॉर्मूला या क्या, मतलब मेथड मेथड। ठीक है। सो अभी और कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं? ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं ना। और आप लोग